हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें आर्य जातियों का उदय हुआ और आर्य जातियों ने आकर के जो है यहाँ भारत में अपना प्रभाव विस्तार किया। और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा किस तरह से जनपदों का और इसी तरह से कबीलाई शासन का विकास होता चला गया। तो उसके बाद आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही साथ कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं महाजनपदों का निर्माण क्यों हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों के विस्तार हुए और राज्य विस्तार होते चले गए तो महाजनपद बन गए। तो इस तरह से कला कौशल की वृद्धि हुई और व्यापार भी बढ़ा और भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ भी हम यहीं से मानते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। उसके कारण यहाँ कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे लोहे के हथियारों का प्रयोग, लोहे के उपकरणों के प्रयोग से अतिरिक्त उपज हो गई, हल बन गया और इस तरह से अन्य खेती करने के लिए जो उपकरण होते हैं वो बनते चले गए। आर्थिक परिवर्तन हुए, व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिलता चला गया। परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार आ गई, ये तो स्वाभाविक है। क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ और परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या 16 थी। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें मिलता है। इसमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था या जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हम एक एक करके 16 महाजनपदों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोसल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था जिसने कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की। अगला है कौशल। तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, जिसे हम आजकल अयोध्या कह सकते हैं। तो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अगला है अंगराज्य। तो अंगराज्य की राजधानी चंपा थी, जिसे आजकल का भागलपुर और मुंगेर जो क्षेत्र है बिहार का, उसमें। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना अंग के 6 महानगरों में की जाती थी। और महापरिनिर्वाण सूक्त में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अगला है मगध। मगध राज्य की राजधानी, प्राचीन राजधानी राजगृह या ग्रीव्रज थी। कालांतर में
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद अगला है बज्जी। इसकी राजधानी वैशाली, जिसे आजकल उत्तरी बिहार कह सकते हैं, और यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। इसके बाद अगला है मल्ल। बज्जी संघ के समान ही यह भी एक संघ था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं। कुछ जातक में ओक्काक को वहां का राजा बताया गया है, और इसके प्रथम भाग की राजधानी कुशीनगर और द्वितीय भाग की राजधानी पावा, और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र है। जो अगला है चेदी या चेती। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती, जो आधुनिक बुंदेलखंड है, और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका कृष्ण द्वारा वध किया गया था। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। यहाँ के एक राजा का नाम है उपचर। अगला है वत्स। तो वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का एक शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। अगला है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र है, और बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। अगला है पांचाल। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, रामनगर बरेली का क्षेत्र है, और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य कहते हैं, जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। अगला है मत्स्य, जैसे मच्छ, इसे विराटनगर, जो आजकल अलवर भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है, और इसकी स्थापना विराट नाम के राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। ऐसे ही छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कम प्रभावशाली कह सकते हैं। सूरसेन, तो इसकी राजधानी मथुरा थी, आधुनिक ब्रजमंडल जिसको कहते हैं। और इसके बाद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन, पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती, उत्तरी अवंती इसकी एक शाखा है, और एक दक्षिणी अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यहाँ लोहे की खानें थीं, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था। और दूसरी जो राजधानी है वो महिष्मती है, दक्षिणी अवंती की। इसके बाद अगला है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। इसके बाद अगला है काम्बोज। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हटक थी, और यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विश्वविख्यात था। वैशाली राज्य को के बारे में ये कुछ जानकारी है कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में गणतंत्र व्यवस्था भी थी और राजतंत्र व्यवस्था भी थी। तो उस समय के गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर था, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। अगला अंतर है, प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी, लेकिन गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। अगला अंतर है, राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था।
गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया राजा के हाथ में ही होती थी। तो यह राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर था। अब हम बात करेंगे कि बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय गणतंत्र का क्या महत्व रहा। बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो कि इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारा के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्त के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पाबा के मल्ल, पिप्पलविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो ये 10 गणतंत्र बुद्ध के समय में थे। अब हम कपिलवस्तु के शाक्य की अगर बात करें तो जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, तो कपिलवस्तु की राजधानी जो थी कपिलवस्तु थी, इसे शाक्य वंशीय, कपिलवस्तु की राजधानी थी, शाक्य वंशी सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य नगर भी थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदस्सु, शिलावती, नगरक, देवदह, इस प्रकार के अन्य प्रसिद्ध नगर थे। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी गणराज्य में हुआ था और इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विडुडभ द्वारा किया गया था। अगला है सुमसुमारा के भग्ग। तो सुमसुमारा के भग्ग यानी कि इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार, जो मिर्जापुर जिला है, से किया गया है। इसकी मान्यता ऐसी मान्यता है कि भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे, भर्ग वंश से। अगला है अलकप्प के बुली। तो अलकप्प के बुली, इसकी राजधानी बेतिया, बेट द्वीप थी, बेतिया इसकी राजधानी है। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म अनुयायी। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। अगला गणतंत्र है वो है केशपुत्त के कलाम। तो वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों से था। यानी कलामों का जो संबंध है वो किससे है? पंचाल जनपद के किससे था? केसियों से। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे, आचार्य अलार कलाम। उल्लेखनीय यह है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। अगला है रामग्राम के कोलिय। तो रामग्राम के कोलिय यानी कि हम देखेंगे कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। रामगढ़ ताल। कोलीगढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पुलिस शक्ति यानी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रही होगी। अगला है कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा के मल्ल यानी कि वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र
चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। ये लक्ष्मण के पुत्र थे। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल, इनका वंशज कहा गया है। ठीक है, अगला है पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। अगला है पिपलवन के मौर्य। किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। मौर्य शब्द के द्वारा ही मौर्य शब्द बना है और चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद है वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महाबग्ग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली और घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कराया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था और महावीर की माता त्रिशला उनकी बहन थी। इसके बाद है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह यानी यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर, जो कि नेपाल में है, से की जाती है। तो ये बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जनपद था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।